नमन वंदना साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मेरा सवाल ये है साथियों कि आप अतीत में काफी समृद्ध एवं शक्तिशाली हुआ करते थे और वर्तमान में आप देश के सबसे निचले पायदान पर आ खड़े हैं। तो ये परिवर्तन आपको पीड़ा देगा या नहीं? पीड़ा देगा ना। सेम यही घटना वर्तमान के बिहार के साथ घटित है। बिहार के अतीत जानकर जितना आपको गर्व होगा उतना ही आज के बिहार को देखकर शर्म भी। पिछले वीडियो में हमने 2 सवाल किए थे। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वाला भी वीडियो देख लेना। उसमें बिहार के अतीत का इतिहास है, जो कि बहुत ही गौरवान्वित इतिहास है बिहार का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर से देख लेना। उस वीडियो में 2 सवाल ये थे। स्वतंत्रता से पहले जो हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता के बाद भी बिहार की हालत क्यों नहीं सुधरी? वह कौन सी सरकारी नीतियां और राजनीतिक कारण थे जिन्होंने रिसोर्सफुल होते हुए भी बिहार का सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य बनाए रखा? दोस्तों, उन 2 सवालों का खंडन इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड एरिया है, जहां पोर्ट न होने की वजह से मेजर इंडस्ट्री यहां से दूर भागती है। क्या नीतीश जी का यह बयान पूरी तरह से सच बयान करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे कई और भी ऐसे स्टेट हैं जो कि लैंडलॉक्ड एरिया होने के बावजूद भी कंपनीज की पहली पसंद बने हुए हैं। तो आखिर क्या है असली सच्चाई बिहार में मेजर इंडस्ट्री न होने का? चलिए डिटेल में जानते हैं। आजादी के बाद का बिहार कैसा रहा, यानी बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र होने के बाद देश के शुरुआती सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और उद्योग को बढ़ावा देना, जिसके लिए सरकार ने सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को मुक्त रूप से खेती करने का अधिकार दिया। हालांकि इसके बाद भी बिहार समेत कई राज्यों में जमींदारी सिस्टम लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन बिहार को सबसे ज्यादा जिस पॉलिसी ने नुकसान पहुंचाया वो थी साल 1952 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। जी हाँ साथियों, जिसके तहत देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने देश में कहीं भी उद्योग लगाने पर जोर दिया। भारत सरकार मिनरल्स वाले एरिया से रॉ मटेरियल को ढोने पर सब्सिडी देने लगी, जिससे कंपनीज को जहां सुविधा हुआ वहां फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि सब्सिडी तो मिल ही रही थी, जिसका सबसे भारी नुकसान बिहार को ही हुआ। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 से 1993 तक रहा। जब रियलाइज हुआ तब तक काफी देर हो चुका था और बिहार बर्बाद हो चुका था। इसके अलावा जो इंडस्ट्री बिहार में पहले से थी वो भी खराब पॉलिसी और कई दूसरी प्रॉब्लम की वजह से बंद होती चली गई। इस तरह बिहार की वो इमेज जो ब्रिटिश काल या उससे पहले हुआ करती थी वो वक्त के साथ खराब होती चली गई। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले 40 से 50 सालों में बहुत से ऐसे स्टेट या शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जो डेवलपमेंट के मामले में पहले काफी पीछे हुआ करते थी। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर बिहार में ये बदलाव क्यों नहीं देखने को मिला? असल में दोस्तों, इसके पीछे कई मेजर रीजंस है, जिसमें पहला है अनअवेलेबिलिटी लैंड। किसी भी कंपनीज को एस्टेब्लिश करने के लिए जमीन के एक बड़े स्थान की जरूरत होती है, लेकिन इसी जमीन को बिहार में हासिल करना कंपनीज के लिए काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ की जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ है, जिसकी वजह से बिहार के 56% से भी ज्यादा जमीन पर खेती होती है। इस स्टेट की लगभग 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और यही वजह है कि जमीनों को हासिल करने में 2 मेजर प्रॉब्लम आती है। पहली ये कि यहाँ के लोग खेती पर ही निर्भर हैं, तो फिर अपनी जमीन किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यही उनके रोजी रोटी का एकमात्र विकल्प है। दूसरा रीजन ये है कि आमतौर पर लोगों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए क्योंकि एक बड़ा एरिया चाहिए, ऐसे में अगर कोई कंपनी यहाँ जमीन लेना चाहे तो उसे 1-2 नहीं बल्कि बहुत से लोगों से बात करके बेचने के लिए एग्री करना पड़ता है। अब अगर गवर्नमेंट ने भी किसी कंपनीज को जमीन देना चाहे तो उसके लिए भी काफी उलझा हुआ और मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ 5 हेक्टेयर जमीन पाने के लिए भी 20 से 30 अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ती है, क्योंकि बिहार के लोगों से जमीन लेना एक बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस बन जाता है। इसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती है। बिहार में इंडस्ट्रीज इंटर न होने का इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स जो सेकंड रीजन देते हैं वो है बैड बिजनेस हिस्ट्री। बिहार कुछ साल पहले तक चीनी और चावल का बहुत बड़ा उत्पादक था, लेकिन इस स्टेट के 3000 राइस मिल में से 2000 पर तो ताले टंग चुके हैं। दोस्तों कुछ इसी तरह से 33 शुगर मिल्स में से भी 18 तो बंद हो चुके हैं और यही वजह है कि 1960 में देश का 40% शुगर अकेले बिहार प्रोड्यूस करता था, जो कि अब घटकर सिर्फ 2% रह गया है। अब इन राइस मिल्स के बंद होने के पीछे की वजह थी करोड़ों का घोटाला और इलीगल वसूली। वहीं चीनी मिल सरकार के जबरन कब्जे से बंद हो गई। एग्जाम्पल के लिए 1952 में कई किसानों ने अपनी जमीन एक प्राइवेट कंपनी को दी थी, जिसके बाद से बरिसलीगंज चीनी मिल एस्टेब्लिश हुआ था। 1976 में चीनी के रिकॉर्ड प्रोडक्शन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीनी मिल को गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया था, लेकिन 1977 में बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन ने इस मिल को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अगले 16 साल तक बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से चलाया, जिसकी वजह से आखिरकार 1993 में इसे भी बंद कर दिया। इसके बाद 1974 में सहरसा के बैजनाथपुर गांव में पेपर मिल्स की भी शुरुआत हुई थी, जिसका गोल डेली 5 टन पेपर बनाने का था, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ये मिल भी 1987 में बंद हो गई। ये फैक्ट्री 5 एकड़ जमीन पर बनी थी, जहाँ पर पहले गरीब किसान खेती करके अपना पेट भरते थे, यानी उनके हाथ से जमीन भी गई और मिल भी नहीं रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने भी बिहार के फतुआ में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, जहां विजय सुपर स्कूटर बनता था। इसके अलावा पटना से 80 किलोमीटर दूर मड़ौरा में मार्टन चॉकलेट की कंपनी थी और कई सारे बनियान बनाने वाले कारखाने भी। साथ ही बिहार वेजिटेबल ऑयल्स, सीमेंट और केमिकल बनाने के लिए भी काफी फेमस था, लेकिन धीरे धीरे इन सभी इंडस्ट्रीज पर ग्रहण लगता चला गया और बिहार ने अपने खराब व्यवस्था की वजह से अपने इन अनमोल रत्नों को खो दिया। नंबर 3, वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब दोस्तों बिहार सरकार इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करने के लिए कई सारे नई पॉलिसी तो बनाती है, लेकिन जब इनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो फिर कंपनीज को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। 2015 में नीतीश सरकार ने एक पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी का नाम दिया गया था, जिसके तहत ओनर्स को अपनी कंपनीज बिहार में एस्टेब्लिश करनी होगी और उन्हें सरकार सब्सिडी या उन्हें बाकी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। लेकिन सरकार की पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनीज को यह पॉलिसी अट्रैक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि 2006 में खुद नीतीश कुमार एक ऐसे ही इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आए थे जो देखने में कंपनीज को तो काफी फायदेमंद थी, बट इस पॉलिसी के तहत जिन्होंने भी बिहार में अपनी फैक्ट्री या ऑफिस लगाए उन्हें पछताने के अलावा कुछ और भी हाथ नहीं लगा। एक्चुअली बिहार सरकार इन्हें जो भी सब्सिडी प्रोवाइड कराने वाली थी वो कभी भी इन्हें दी ही नहीं गई। इस मामले में कई सारे केसेस भी चले और 2010 में पटना हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को काफी फटकार भी लगाई। कई कंपनी ने दावा किया कि कोर्ट का चक्कर लगाना और सब्सिडी के लिए लंबे समय तक केस लड़ना पूरी तरह से समय की बर्बादी है, इसलिए जहाँ की पॉलिसी अच्छी हो वहीं पर जाना ज्यादा सही रहेगा। इन सब के अलावा बिहार सरकार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत नीतीश कुमार ने स्टार्टअप को 500 करोड़ रुपए की फंड देने की बात कही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनके शिकायत है कि सरकार से उन्हें कभी भी कोई फंड मिला ही नहीं। अब सब्सिडी मिले या न मिले, लेकिन इन सभी रीजन्स की वजह से बिजनेस ओनर्स को ये जरूर आइडिया हो गया होगा कि अगर बिहार में अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला। नंबर 4, डर्टी कास्टिज्म पॉलिटिक्स। अब इतिहास उठाकर देखे तो बिहार की राजनीति में जातिवाद जैसा मुद्दा हमेशा से नहीं था, लेकिन जब से आरजेडी प्रमुख श्री लालू यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए तब से निचली जातियों में उनके लिए खूब क्रेज देखने को मिला, और मिलता भी क्यों नहीं जब वो विकास की जगह सिर्फ उन्हें सम्मान दिलाने का वादा कर रहे थे। इस राजनीति का नतीजा ये हुआ कि डेवलपमेंट के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। बिहार में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, जगह जगह दंगे होने लगे, यहाँ तक कि हालात तो ये हो गए थे कि रात 7 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलने में भी डरते थे, क्योंकि रास्ते में रोककर उनके बाइक या फिर कार सामग्री छीन ली जाती थी। गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि चाहे मासूम जनता हो या फिर आईएएस ऑफिसर, उनके हत्या करने से पहले क्रिमिनल्स को जरा भी खौफ नहीं था। वहाँ सोशल जस्टिस एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बन गई थी और ऐसे माहौल में कोई भी कंपनी अपनी फैक्ट्री भला क्यों एस्टेब्लिश करती। हालांकि ये सब तो पहले की बात है, बल्कि आज तो खुद आरजेडी नेता भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भरपूर सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। इवन नीतीश कुमार भी आए दिन डेवलपमेंट के नए स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ पर कई नई सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई, साथ ही एथेनॉल के प्लांट्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार कैंपेन,
एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड और इनोवेशन लगातार यूथ और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट के इन सभी प्रयासों से कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन बिहार में इंडस्ट्री न होने का आपका ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बिहार को फिर से कैसे सबसे समृद्ध राज्य बनाया जाए। तो अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन पाएं। जय बिहार, जय भारत।